आज हम क्लास 11th का हिस्ट्री का बुक उसका प्रश्नावली 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं पढ़ा रहे हैं। 14वीं शताब्दी के 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे कि गांव के लोग से अधिक सभ्य है। अगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वो दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हो, छिपी हुई पुस्तक उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है और चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधित विश्वासों और वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। चूँकि वे सब अब सौर मंडल को समझने लगे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मानता रही कि यूरोप विश्व का केंद्र है। 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री, दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकें, चित्र, मूर्तियां, भवनों तथा वस्त्रों से प्राप्त होती रहे, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों एवं कला चित्रशालाओं के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई। 19वीं शताब्दी के इतिहासकार ने रेंसो शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म, हिंदी में पुनः जागरण शब्द का प्रयोग किया, जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसेले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जेकब बर्कहार्ट 1818 से 97 ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वो जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन राके के विद्यार्थी थे। राके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कामकाज और फाइलों का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीतिक ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीतिक से है। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेंसो इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित है कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ हो। ऐसा व्यक्ति आधुनिक तथा जिसकी मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य के बेशक सार्वभौमिक था, समस्त यूरोपीय राजनीतिक में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लतियानी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इस समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और उनके टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इनकी परिवर्तनों में इतालवी संस्कृति और पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी
देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटबंधी बंदरगाह पुनः जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग देखे विषय से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वह अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में ही नहीं देखते बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगर के फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वह यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से में अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारों और सीमांत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन से सक्रिय रूप में भाग लेते थे जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ के नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। नगर राज्य कार्डिनल गैस्पारो कोनांत्रीनी अपने ग्रंथ दी कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1574 में अपने नगर राज्य के लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले सुप्रभात वर्ग के सभी पुरुष को सदस्यता मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया। सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की वागडोर है शामिल क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हैं, जन उपद्रव होते रहते हैं, जहाँ की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहा। कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। दूसरे और सच्चरित्र नागरिक जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता वह प्राय निर्धन हो जाते हैं। इसीलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि इस सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। तथापि इस शर्त के साथ ही केवल उच्च विभाजात वंशीय लोन की सतह में न रहे। कोई ऐसा करने से चंद लोगों की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी, न कि संयुक्त मंडल की। गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिक का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वह अभिजात वंशीय हो या वह लोग हो जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदात्त हो। इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। 14वीं और 15वीं शताब्दी 1300 इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावादी पढ़ाया जाने लगा। 1341 में पेट्रोक को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1349 फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। 1390 जेफरी चॉन्स के कैंटरबरी टेन्स का प्रकाशन हुआ। 1436 में ब्रुनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया। 1453 में कस्तूनिया ने बाइजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्कों ने पराजित किया। 1454 में गुटेनबर्ग ने विभाजन टाइम से बाइबल का प्रकाशन किया। 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचे। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर अंतिम भूचित्र बनाया। 1512 माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाया। विश्वविद्यालय और मानवतावादी। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुआ। 11वीं शताब्दी में पादुआ और
बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहा। इसका कारण था कि यह कि इन नगरों में प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधित थे, इसीलिए वकील और नोटरी यह सोलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों के कार्य करते थे कि बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौता तैयार करते। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण है कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रोल 1304 से 1378 इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे। पेट्रोल के लिए पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। अंततः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखों की रचना का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते हैं। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावादी नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता है जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति, दर्शन शब्द विषय पढ़ते हैं। लतीनी शब्द ह्यूमैनिटीज जैसे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शब्दादियों पहले रोमन के वकील तथा निबंधकार सिसरो 106 से 43 ईस्वी पूर्व ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति का अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं वरना उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था, जो पेटोक का स्थायी नगर निवास था। इन नगर ने 13वीं फ्लोरेंस के मानवतावादी जोवने पिल्लो दिल्ला मिरादोल्ला 1463 से 1994 में ऑन दी डिग्निटी ऑफ मैन 1486 नामक पुस्तक के वाद विवाद के महत्व पर पढ़ा। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वह हमेशा जुटे रहते थे। उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जानना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत जरूरी है। दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों को दंगल में उतरना जरूरी है। इससे दिमागी ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी होती है। शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी। 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके मकान, नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती थी। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें एक व्यक्ति थे दाते अलिघिरिये 1265 से 1321, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे शब्दों से कलाकार जोटो, जो 1267 से 1337, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए। उनके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवित बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेंसो व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता था जिसकी अनेक रुचियां हो, अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनः जागरण काल में उनके महान लोग हुए थे जो उनके रुचियां रखते थे और कई कलाओं के कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र और कलाकार हो सकता है।
इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई सदियों के बाद सभ्यता के सही रूप पुनः स्थापित कर रहे थे। इसके पीछे यह मानता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू होगा। मानवतावादी के भांति बाद में विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप की 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। मध्यकाल जैसे संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए किया गया। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों के समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया था। मानवतावादी के बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम था 5 से 14 शताब्दी मध्य युग, 5 से 9 शताब्दी अंधकार युग, 9 से 11 शताब्दी आरंभिक मध्य युग, 11 से 14 शताब्दी उत्तर मध्य युग, 15 शताब्दी आधुनिक युग। हाल में अनेक इतिहासकार ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने शाब्दिकों और सांस्कृतिक संपत्ति अथवा समृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने पर अपनी दुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। विज्ञान और दर्शन अरबियों का योगदान। पूरे मध्यकाल में शाही गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानियों और रोमन विद्वान की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों को अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वह अपने विद्वानों की ऋणी नहीं, बल्कि वह अरब के अनुवादकों की ऋणी थी, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियां का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया। अरबी भाषा में प्लेटो, अफ्लातून और एरिस्टोटल अरस्तु नाम से जाने जाते थे, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवाद का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों को कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के अनुवाद कर रहे थे। यह ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, अशुद्धि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलमी और अलमजिस्ट खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ था। 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा था और बाद में इसकी अरबी में अनुवाद भी हुआ। अरबी भाषा का विशेष उपपद अल का उल्लेख, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों, जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, में अरबी की हकीम और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी रेजेस सम्मिलित था। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुशद लातीनी ने अवरोज 1126 से 98 के दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालय में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। कलाकार और यथार्थवाद। उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं था। कला, वास्तुकला ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। कला प्रकृति की रची बसी होती है। जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप
अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से अपनी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक कि उसे अपने मन को जीवन की प्रतिच्छवि से न भर लिया जाए। अल्बर्ट ड्यूरी द्वारा बनाया गया एक रेखा चित्र प्रार्थनारत हस्त 16वीं शताब्दी में इतालवी संस्कृति का आभास कराता था। जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे, परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णतः को प्राप्त कर सका और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। दी पायटा चित्र में माइकल-एंजेलो ने मेरी को हिंसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों को। रोमन साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद की प्राचीन रोम और उनकी उजाड़ नगरों के खंडहरों के कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों में पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर से उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुवेदों को प्रोत्साहित किया गया। 1416 में दोनाल्दो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसे मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। नर कंगालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेज की प्रयोगशालाओं में गए। बेल्जियम मूल के अर्निटियस वेसिलियस 1514 से 64 पादुआ विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ की। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ। यह स्वनिर्मित रूप चित्र लियोनार्डो दा विंची 1452 से 1519 का है, जिनका आश्चर्यजनक अभिरुचि बृहस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। उन्होंने मोनालिसा द लास्ट सफर चित्रों की रचना की। उनका यह सपना था कि वह आकाश में उड़ सके। वो वर्षों तक आकाश के पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे और उन्होंने एक उड़न मशीन का प्रतिरूप बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। चित्रकारों के लिए नमूने और तौर पर प्राचीन कृतियाँ नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्हें अब यह मालूम हो गया कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदले गुणों का अध्ययन करने में उनके चित्रों को त्रिआयामी रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाया। अनेक चित्रों को दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। विषय 5 दिक। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिक और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना में इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे भारत में यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। वास्तुकला 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनः जीवित हो उठा।
1417 ईस्वी में पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्वविदियों पुरातत्व का नया हुनर था द्वारा रोम के अवशेषों को सावधानीपूर्वक से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुत्थान थी, जिसे अवशास्त्रीय शैली कहा गया। पोप धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्ति और उभरे चित्रों से सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुनारोती 1475 से 1564 है, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैम्बर की भीतरी छत में लेप चित्र, द पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबज का डिजाइन बनाया, और इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियाँ रोम में ही वास्तुकला फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था, ने अपना पेशे एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया। इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी गिल्ड के नाम से। प्रथम मुद्रित पुस्तक। दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो उनकी इटली की यात्रा करनी पड़ती थी, किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, जो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुँचा। ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तथा मंगोल शासक के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासक के राज दरबार में अपनी यात्रा के दौरान इस तकनीकों से परिचित हुए। ऐसा ही अन्य तीन प्रमुख तकनीक नवीकरणों, आग्नेय शास्त्र, कंपास एवं फलक के विषय में भी हुआ। इससे पहले किसी ग्रंथ को कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानसेन गुटबर्ग, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छपी। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकल ग्रंथ हो, जिनमें अधिकतर लातीनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में हुआ था। चूँकि मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय संभव होने लगा, छात्रों को केवल अध्यापकों की व्याख्याओं से बने नोट पर निर्भर नहीं करना पड़ा। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रकाशित हुई। नए विचारों को बढ़ावा देने वाले एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों की पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत विकसित हुई। 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का अल्पस पर्वत के पास बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण वहाँ पर छिपी हुई पुस्तकों का वितरण था। इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहते थे। मनुष्य की एक नई संकल्पना। मानवतावादी संस्कृति की विशेषता में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से तो बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वह अधार्मिक थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रेंचेरो बर्बोरो
1390 से 1454 में अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने की एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी और लियजो वल्ला विश्वास करते थे। इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाए गए ईसाई धर्म को निषेधाज्ञा की आलोचना की। इस समय लोगों में अच्छी व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी। व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति को किसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए। मानवतावादी का मतलब यह भी है कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन के रूप दे सकता है। एक आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि तीन भिन्न भिन्न वर्गों जिसमें सामंती समाज विश्वास करता है के विरुद्ध गया। निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस 1513 के 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दे तो और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचे जो वास्तव में है। मैं यह कहता हूँ कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में, तो जनता के नज़र में रहते हैं तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वो प्रशंसा या निंदा के योग बने। उदाहरण के लिए, कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस। कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है और अन्य को लोभी कहा जाता है। कुछ निर्दलीय, कुछ दयालु। एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय। एक व्यक्ति पुरुषहीन और कायर, दूसरा खूंखार और साहसी। एक व्यक्ति श्रेष्ठ, दूसरा घमंडी। एक व्यक्ति कामुक, दूसरा पवित्र। एक निष्कपट, दूसरा चालाक। एक अड़ियल, दूसरा लचीला। एक गंभीर, दूसरा छिछोरा। एक धार्मिक, दूसरा संदेही। मैकियावेली यह मानते थे कि सारे मनुष्य बुरे और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि वह कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाओं अपूर्ण रह जाता है। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण था मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। महिलाओं की आकांक्षा। व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार में पुरुष का प्रभुत्व था और घर परिवार के मामले में भी वह निर्णय लेते थे। उस समय लोगों अपने लड़कों को शिक्षा देते थे जिससे उनके बाद वे उनके खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारी को उठा सके। कभी कभी वह अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को सौंप देते थे या कभी विवाह में प्राप्त महिलाओं को दहेज को ही अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे। तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वो अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दे। प्रायः कारोबारी मैत्री का सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में देखा जाता था।